पुत्र, आना पुत्र मेरे पास। इतना डर मत। अरे मैं तेरी दादी हूँ। मैं नहीं बोलूंगी, तुम बोलो। अच्छा ठीक है ठीक है, बोलती हूँ। आई लव यू। हाँ मेरे मम्मी बचाओ, पागल दादी ने मेरे को पकड़ लिया। बचाओ बचाओ बचाओ, संभाल। अरे पुत्र, डर मत। छोड़ो, डराओगी बच्चे को। मैं इसकी दादी हूँ, मैं इसे क्यों डराऊंगी भला? रहने दीजिए मम्मी जी, मुझे पता है इनकी प्रॉब्लम क्या है। अब चेची पिछले 1 साल से जॉब का बहाना बनाकर दुबई बैठे हैं, ना इनकी खबर लेते हैं और ना अपनी देते हैं। तो बस इसी बात का फ्रस्ट्रेशन लेकर हम सब पर मैड होते रहते हैं। अच्छा, तेरा पति कुत्तों से कौन सा चिपके बैठा रहता है? वो भी तो जाता है 1 महीने के लिए बाहर टूर पर। देखो, तुझसे मेरी बात तो ना ही करो। मेरे हस्बैंड मेरी नीड्स का ख्याल रखते हैं और मैं उनकी। बस यही तो चाहिए होता है ना एक हैप्पी मैरिज के लिए। चलो संभव। हाँ आ रही हूँ। आओ आओ। हाँ, नहीं यार, इस बारी का ट्रिप तो बहुत सक्सेसफुल रहा, सब कुछ अच्छा रहा। बल्कि इस बारी ना वो डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कोई हमें नेगेटिव रिस्पांस नहीं दिया। अरे सारा कुछ अचीव हो गया यार। और वो जो टारगेट्स है ना, मैं तेको बता रहा हूँ कि साल से पहले अचीव हो जाएंगे, सारे टारगेट्स हो जाएंगे। हाँ तू चिंता मत कर यार, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। हाँ, चल मैं रखता हूँ, फ़ोन रखता हूँ, ठीक है? ओके ओके ओके, बाय। कार्तिक, यार कमाल है, ऐसा कोई करता है अपनी वाइफ के साथ? पूरे 20 दिन बाद वापस घर आए हो और घर में घुसे भी तो फोन पे बात करते हैं। यार तुम कितनी फिल्मी हो यार। मैं कोई बॉलीवुड एक्टर नहीं हूँ जो अपनी हीरोइन के साथ रोमांस करता फिरे। बहुत काम करने पड़ते हैं मुझे, जिंदगी में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है कुछ करने के लिए। पर सब लोग मैनेज तो करते हैं ना कार्तिक। यार मुझे बहुत भूख लगी है कोमल, प्लीज़ कुछ खाने के लगाना। मैं अभी आ रहा हूँ फ्रेश होके। ओके। आज के दौर में खुशहाल परिवार की तस्वीर में एक जवान जोड़ा होता है और उनके बच्चे। उनके बुजुर्ग या तो उस तस्वीर में होते नहीं, और अगर होते भी हैं तो उस परिवार का हिस्सा लगने की बजाय अनचाहे मेहमान लगते हैं। क्यों होता है ऐसा कि अपने बच्चों की खुशियों को अपनी जिंदगी का उद्देश्य मानकर अपनी पूरी जिंदगी गुजार देने वाले माँ बाप अपने ही बच्चों के लिए इतने गैर जरूरी हो जाते हैं कि उन्हीं की दी हुई जिंदगी में से उनके लिए थोड़ा सा वक्त निकालना भी बच्चों को बहुत भारी पड़ने लगता है। 77 वर्षीय अंबिका खुराना अपने भरे पूरे परिवार के साथ दिल्ली के करोल बाग इलाके में रहती थी। अपने 2 बेटों, 2 बहुओं और एक पोते के साथ उनकी जिंदगी खुशहाल होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं था। उनके अपनों ने उन्हें उनके अपने ही घर में एक लावारिस की तरह छोड़ रखा था।
पूरे 1.25 महीने बाद आज तुमने फोन उठाया मेरा। हाँ, ऐसी कौन सी नौकरी कर रहे हो जो तुम्हें बात करने की फुर्सत नहीं है? तुम्हें ना मेरी फिक्र है और ना अपने बच्चे की। अरे मेरा तो नसीब ही फूट गया तुमसे शादी करके। यहाँ तुम्हारी माँ ने मेरा जीना हराम कर रखा है और ऊपर से वो कोमल। यार ये भैया भाभी का मुझे कुछ समझ नहीं आता। क्यों? अरे और नहीं तो क्या, जब भैया यहाँ पे थे तब उनकी बनती नहीं थी उनसे। अब जब भैया दुबई में है तब भी बार बार उन्हें फ़ोन करते रहती है, परेशान करती है। कोई चैन नहीं है उनकी ज़िंदगी में यार। पूरी की पूरी उनकी ज़िंदगी नर्क बना दी यार। मैं बहुत परेशान हूँ उनके लिए। कार्तिक छोड़ो ना, हमें क्या। और वैसे भी इतने दिनों बाद घर वापस आए हो, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, ब्यूटीफुल हूँ और तुम्हारे सामने हूँ, पर नहीं, तुम्हें तो अपने भैया भाभी की पड़ी है। ऐसा क्यों? आई एम सो सॉरी, तुम आज सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। खुराना हाउस में एक तरफ थी उपेक्षित बुजुर्ग अंबिका और दूसरी तरफ थी अनीता, जिसकी जिंदगी अपने पति से दूर रहने की वजह से नीरस हो चुकी थी। अनीता न सिर्फ अपने अकेलेपन का सामना कर रही थी, बल्कि अपने बच्चे की जिम्मेदारी को भी अकेले संभाल रही थी। और इस सब की वजह से कड़वाहट उसके मन में लावा बनकर उबल रही थी। कार्तिक और कोमल इस परिवार का हिस्सा होते हुए भी जैसे इसका हिस्सा नहीं थे। कार्तिक अपने काम की जिम्मेदारियों में व्यस्त रहता था, तो कोमल की अपनी एक अलग ही दुनिया थी जिसमें किसी दूसरे के लिए कोई जगह नहीं थी। यानी उपेक्षा, बेरुखी, कड़वाहट और लापरवाही, ये वो कमजोर धागे थे जिनसे इस परिवार के रिश्ते आपस में बंधे हुए थे। और इनमें से किसी को अंदाजा नहीं था कि जब ये धागे टूटेंगे तो रिश्तों के साथ वो और क्या होगा जो बिखर जाएगा। कोमल, 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 फिर शुरू हो गई यार। कोमल, कोमल, कोमल। आए मम्मी जी। मम्मी जी, मैडम जी, मैडम जी बचाओ, कोई हेल्प करो, कोई, मैडम जी उठिए, मैडम जी, मैडम जी कोई मदद करो। एक्सक्यूज मी मैम, मेरी वाइफ आई होंगी कोमल, वो कौन से रूम में? साहब, रानी, कैसे हुआ ये सब कुछ? साहब मैं सामान लेके घर आ रही थी साहब, तो कोमल में मिसाल में थी। माँ कहाँ है, भाभी कहाँ है? ठीक तो है ना वो दोनों? कुछ हुआ तो नहीं उन्हें? साहब मारी हुई, इतने मार दिया। क्या? सर, एक अंगूठी गायब हुई है। सिर्फ एक अंगूठी और कुछ भी नहीं? नहीं, और कुछ नहीं। माँ जी की अंगूठी थी, 2 लाख की थी, पर ज़्यादातर मेरी कबर्ड में रहती थी। सर, दरवाजे पे कोई फोर्स्ड एंट्री का निशान नहीं है। फोर्स्ड एंट्री के निशान नहीं है, लेकिन हॉल का सामान जिस तरह से बिखरा हुआ है, इरादा रॉबरी का ही लगता है। ताज्जुब की बात यह है कि सिर्फ एक अंगूठी चोरी हुई है और अनीता का कमरा भी बिल्कुल सही सलामत है। और सर, जिस तरह दिन दहाड़े ये सब कुछ हुआ है, लगता है कि जिसने भी ये किया है उसे पहले से पता था घर में सिर्फ 2 औरतें। इनकी मेड ने कुछ बताया? सर, वो आधे दिन की छुट्टी पे, जब वो लौटी तो उसने कोमल को जख्मी हालत में पाया। आने वाले ने भी कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं की है, लगता है किसी ने मदद की है उसकी, या फिर उसने डुप्लीकेट चाबी की मदद ली है। और जिस तरह से सिर्फ हॉल का ही सामान बिखरा हुआ है, लगता है उसने हमें गुमराह करने की कोशिश की है। ऐसा करो, घर वालों से पूछताछ करो, ड्राइवर से, मेड से, आसपास के दुकान वालों से भी। सर,
घर के आसपास पूछताछ की, कुछ मिला नहीं। कोमल को होश आया? नहीं सर, अब तक नहीं आया। वहाँ एक कांस्टेबल तैनात किया है उसकी सिक्योरिटी के लिए। उसे होश आते हुए हमें इन्फॉर्म कर रहे। सर मुझे एक बात खटक रही, चोर ने सिर्फ अंबिका जी को क्यों मारा, कोमल को क्यों छोड़ दिया, जबकि वो इस केस की चश्मदीद गवाह है। हो सकता है कोमल ने उस वक्त शोर बहुत मचाया हो, जिस वजह से कातिल को प्लान चेंज करना पड़ा हो। मुझे इस अनीता के रोल पे भी शक है। अपनी सास की बॉडी को देखकर उसके आंख से एक आंसू तक नहीं है, पर अब भी अस्पताल में बेंच पे बैठ के वो गेम खेल रही, जैसा उसका इससे कुछ लेना देना है ही नहीं। शायद सास और बहू में बनती ना हो। खैर, ये सब तो हम चेक कर ही लेंगे। फिलहाल उस अंगूठी को ट्रेस करो, चोर उसे बेचने की कोशिश जरूर करेगा। सर अंबिका जी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट। कार्तिक, कोमल कैसा फील कर रही हो आप? मम्मी जी, कार्तिक मम्मी जी कहाँ है? मम्मी जी नहीं रही। कोमल जी, क्या हुआ था उस दिन? जी मैं अपने रूम में थी। आई मम्मी जी। मम्मी जी, मम्मी जी। इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। कोमल जी, कुछ भी ऐसी बात जो आपने उस हत्यारे के बारे में नोटिस की हो? मसलन उसका रंग कैसा था, उसका कद कैसा था, कोई शरीर पे चोट का निशान था, कुछ भी? वो एवरेज हाइट का था। उसने चेहरे पे मास्क डाला हुआ था और शायद काले रंग का था। इसके अलावा मुझे और कुछ याद नहीं। एक बात बता दूं आप लोगों को, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में अंबिका जी के शरीर पर चोट के निशान थे, यानी मारपीट के, फिजिकल अब्यूज, और डॉक्टर्स के मुताबिक ये निशान घटना से पहले के हैं। आप लोगों में से किसने मारा था उन्हें? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? रानी हमारी मेड, उनका पूरा ख्याल रखती थी, खाना खिलाने से लेके नहलाने तक सब कुछ। मुझे नहीं पता था मेरे घर में मेरी माँ के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। लेकिन ऐसा भी कैसे हो सकता है? आप लोगों की माँ थी, आप लोगों ने निशान ही नहीं नोटिस किए उनके? शायद बेड से गिर गई होंगी। आपने ठीक से सुना नहीं मैडम, मैंने क्या कहा? उनके शरीर पर मारपीट के निशान थे। बाय द वे, आपके पति कहाँ हैं? वो नहीं दिखाई दिया हमें जब से ये घटना घटी है। जी वो दुबई में जॉब करते हैं, खबर कर दी है। त्यागी, ये जो मेड है रानी, अगर ये अंबिका जी की केयर टेकर थी तो इसे तो निशानों के बारे में पता होना चाहिए था। पर हादसे के बाद सबसे पहले घर में वही आई थी। एक काम करो, इस रानी को बुलवाओ और इस ड्राइवर से भी जरा पूछताछ करो, क्योंकि उसका इनके घर में बहुत आना जाना था। हो सकता है शायद उससे कुछ पता चले। तुझे तो अंबिका जी की देखभाल के लिए रखा गया था, फिर क्यों मारा करती थी उन्हें? मैंने नहीं मारा साहब उनको। किसने कहा आपसे? उनके घर वालों ने। साहब झूठ बोल रहे हैं वो लोग, सब के सब। साहब नफरत करते थे उनसे। अम्मा जी, अम्मा जी, हेलो, खाना खा लो, मैंने दवाई देनी है, ठीक है? खाना खा लेना। पुत्र, मेरे को काफी गहने हैं, बस मैं सारे गहने तेनू दे देंगे। बस तू सिर्फ एक को काम कर दे मेरा। कैसा काम? तू मैंने पुलिस स्टेशन ले चल, तो मेरी बहू मैंने मार डालेगी। कौन सी बहू? उन्होंने नाम नहीं लिया था साहब, और मैंने पूछा भी नहीं। क्या अनीता मैडम और क्या कोमल मैडम साहब, कोई किसी से कम नहीं है, उल्टा दोनों एक से बढ़कर एक हैं। अब कुछ दिन पहले की बात है। रानी, आई। यार देखो इन्हें क्या चाहिए, मेरे को लेट हो रहा है। दे यार चाबी दे फटाफट। क्या हुआ? अच्छा ठीक है, 2 मिनट रुको, मैं आ रही हूँ। रानी, अरे रानी, Are you? चलिए अम्मा जी। ये क्या किया? आ रही थी ना मैं। रानी, वो
मेम साहब मैं आ रही थी, पर मेरे आने से पहले ही इन्होंने कर दिया। तुम क्या कर रही थी? सच में मैंने कुछ नहीं किया। आपको तो पता है ना, इनको हर आधे घंटे बाद जाना होता है। मेरी गलती नहीं है मेम साहब। और कुछ काम आता है आपको गन फैलाने के अलावा? रानी, इनका पीने का पानी कम कर दो। 1 गिलास सुबह, 1 गिलास शाम। अच्छा अभी जल्दी से साफ करो, बदबू के मेरे सांस भी नहीं लिया जा रहा है। मम्मी जी, आप जेठानी जी की बात का बुरा मत मानना। वो क्या है ना, कल फिर से जेठ जी ने इनका फोन नहीं उठाया, इसलिए बहुत परेशान है। और मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ, अगर आपको नई बेडशीट चाहिए तो मैं ले आती हूँ। और तुम क्या देख रहे हो? मेरा बैग पिक करो और चलो। सर उस घर में आए दिन झगड़े होते रहते थे और उस बेचारी बुढ़िया को अपनी दोनों बहुओं का अत्याचार सहना पड़ता था। अम्मा जी का कितना मन करता था साहब संभव बाबा के साथ खेलने का, लेकिन अनीता मैडम ने समझा रखा था संभव बाबा को कि उनकी दादी पागल है। डराओगे बच्चे को? मैं इसकी दादी हूँ, मैं इसे क्यों डराऊंगी भला? जब घर पर कोई नहीं होता था तो दादी को मारकर खींच निकालती थी अपने। किसी का मल साफ करने में खींच तो होती होगी। झूठ नहीं बोलूंगी साहब, गुस्सा आता था, कभी कभी अम्मा जी पे चिल्ला भी जाती थी, लेकिन साहब उनसे कोई शिकायत नहीं थी मुझे। मेरे पास सबूत है। एक मिनट साहब। रानी, क्या चाहिए? बाथरूम जाना है। तेरे बाप की नौकरानी हो जो तुझे गोद में उठा के मुताने जाओ? कभी कुछ कभी कुछ। इतने नहीं। जब देखो कुछ ना कुछ मर क्यों जाती? हाँ? मेरे हाथ में सुन्नत में कदम नहीं मर जाते। जब ये सब हो रहा था, बजाय इसे रोकने के तू वीडियो बना रही थी। तो साहब मैं क्या करती, उल्टा मुझे ही नौकरी से निकाल देती। आज इंटरनेट पर दुर्घटना और हादसों से जुड़े रियल टाइम वीडियोस की बाढ़ आई हुई है। एक व्यक्ति आती हुई ट्रेन से बेखबर रेलवे ट्रैक पर खड़ा होता है और दूसरा व्यक्ति उसे होशियार करने की बजाय, उसकी जान बचाने की कोशिश करने की बजाय अपने मोबाइल कैमरा में उस दुर्घटना को रिकॉर्ड कर रहा होता है। वो व्यक्ति उस हादसे का शिकार हो जाता है और उस वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड कर दिया जाता है और इस तरह एक ऐसे व्यक्ति की मौत करोड़ों लोगों के मनोरंजन का साधन बन जाती है जिसे शायद बचाया जा सकता था। ये चलन दर्शाता है कि हम इतने असंवेदनशील हो गए हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति का दर्द, यहाँ तक कि उसकी मौत भी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। रानी ने अगर कुछ मिनटों की मशहूरी की बजाय अंबिका जी के बारे में सोचा होता, उनके दर्द को महसूस किया होता और उस वीडियो को पुलिस को या किसी अन्य व्यक्ति को दिखाकर मदद मांगी होती, तो शायद उस बुजुर्ग महिला को अपने अंतिम समय में इतनी ज्यादती का शिकार ना होना पड़ता। हद होती है लापरवाही की। मेरी माँ को हर रोज कोई मारता था, उन्हें पीटता था, और तुम घर में होने के बावजूद तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। अगर इतना ही ख्याल था उनका तो खुद क्यों नहीं बात करते थे उनसे? उनका हालचाल तक तो पूछने का टाइम था नहीं तुम्हारे पास, और सारा इल्ज़ाम मुझ पे लगा रहे हो। कार्तिक देखो, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, पर हम उसे चेंज तो नहीं कर सकते ना। एंड आई लव यू, एंड प्लीज ये गुस्सा थूक दो। प्लीज चलो तुम रेस्ट करो, थोड़ा सा पानी पियो, और मैं डॉक्टर से पूछता हूँ, तुम्हारे डिस्चार्ज की बात करता हूँ। इट्स ऑल ओके। हाँ, तो हम कल तक डिस्चार्ज कर दें उसको। डोंट वरी। कार्तिक, भैया एक्सक्यूज मी, ये सब क्या हो गया? कुछ पता चला किसने किया ये? नहीं भैया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अभी तो इन्वेस्टिगेशन जारी है, अभी कुछ पता नहीं चला। फ्लाइट नहीं मिली इसलिए देर हो गई आने में मुझको। लाइट नहीं मिली? कोमल कैसी है? ठीक तो है वो अब? उसको ठीक होने में टाइम लगेगा, लेकिन डॉक्टर्स कह रहे हैं कि कल तक डिस्चार्ज मिल जाएगा। चलो भगवान का शुक्र है, तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भैया मुझे कुछ पेपर साइन करने हैं, मैं अभी आता हूँ, आप यहीं रहना। ठीक, चिंता मत कर, मैं हूँ कोमल के पास। अच्छा, कोमल की बहुत फिक्र है तुम्हें? कभी अपनी बीबी की भी फिक्र की? वैसे तो तुम्हारी कंपनी 1 साल से छुट्टी नहीं दे रही थी, आज दे दी? ताना मत दे मुझे, इतना बड़ा हादसा हो गया इसलिए यहाँ पर आया। बूढ़ी माँ का मरना इतना बड़ा हादसा हो गया, अब बीबी का रोज रोज मरना वो नहीं दिखता? तेरा दिमाग खराब हो गया, जगह तो देख ले। अरे जल्दी जल्दी गड्ढा भरो। अरे ठेकेदार साहब जल्दी आओ, भाग के किसी का हाथ पड़ा हुआ है।
हेलो पुलिस। क्यों नहीं अच्छे? क्यों नहीं अच्छे? जब देखो कुछ ना कुछ। हाँ मारा था मैंने, आ गया था गुस्सा। घर का सारा काम अकेले करो, ऊपर से अपने बच्चे को अकेले संभालो, ऊपर से वो इतना परेशान करती थी। छूट गया कंट्रोल उस दिन। तो जैसे आप गुस्से में उन्हें मारा करती थी, ऐसे ही गुस्से में मारने का प्लान बना दिया होगा। अरे आपको क्या लगता है सिर्फ मैं अकेली थी जो उनको मारती थी? वो कोमल क्या दूध की धुली हुई है? मम्मी जी! कोमल! हाँ कोमल! रानी! ये क्या है? वो एक्चुअली रानी नहीं थी ना, तो मैं बैठाकर भूल गई। आई एम सॉरी मम्मी जी। मम्मी जी! कोई नहीं आया। आराम से, आवाज़ें देती रही, किसी ने सुना ही नहीं। आराम से। आपकी फैमिली में गिरने में किसी ने भी कोई हद नहीं छोड़ी, लेकिन सबूत तो हमें सिर्फ आपके खिलाफ मिला है। ये वीडियो। मैंने नहीं मारा उन्हें। कोमल के मुताबिक घटना वाले दिन कोमल ने अंबिका जी को बचाने की कोशिश की थी। वहीं अनीता का यह कहना है कि कोमल भी अपनी सास से कम नफरत नहीं करती थी। अब सवाल यह उठता है कि कोमल ने जो हमें कहानी सुनाई वो कहीं झूठी तो नहीं? सर ये अमृत और कार्तिक दोनों घर के बेटे हैं, पर दोनों को ये नहीं पता कि घर में क्या चल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? अमृत तो चलो दुबई में काम कर, लेकिन कार्तिक तो उसी घर में रहता है। वहीं उस अंगूठी के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, लेकिन हमारे खबरी नजर रखे हुए हैं, लेकिन किसी ने भी उसे बेचने की कोशिश नहीं की है। हो सकता है कि केस ठंडा होने का वेट कर रहे हो। इन सब में से किसी पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता। सबको एक दूसरे से कोई ना कोई प्रॉब्लम है। एक काम करो, इन सबके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, पता करो कि घटना वाले दिन कौन किस वक्त क्या कर रहा था। सर वीडियो देखी हमने, आप माँ को मारती थी। हिम्मत कैसे हुई आपको मेरी माँ को मारने की? समझती क्या अपने आप को आप हैं? मेरी माँ थी वो। मन करता है तुम्हारे हाथ पैर मैं यही तोड़ डालूं। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तूने शर्म आ रही कि तुझ जैसे औरत से शादी की मैंने। अच्छा अब भी मुझ पे शर्म आ रही है, खुद पर नहीं, जो बीवी बच्चे की जिम्मेदारी छोड़ के दुबई जा बैठे। देख बकवास मत कर। मेरी छोड़ो और अपनी कहो। तुम्हें तो पता था ना तुम्हारी माँ बूढ़ी है, लाचार है, फिर क्यों जाके दुबई बैठ गई? और तू कार्तिक, तेरा मन मेरा हाथ तोड़ने का कर रहा है। कभी अपने हाथों से उनकी गंदगी साफ की? खाली पैर छूने से प्यार नहीं होता है। कभी उनके पास बैठ के 2 मिनट बातें भी की? बड़ा आया मेरा हाथ तोड़ने वाला। सर कार्तिक के कॉल रिकॉर्ड से कुछ डाउटफुल नहीं मिला। हादसे के वक्त वो ऑफिस में था, मैंने ऑफिस से कंफर्म किया। कोमल के कॉल रिकॉर्ड्स भी क्लीन है, लेकिन अनीता के कॉल रिकॉर्ड से एक इंटरेस्टिंग बात पता चली है। पिछले कुछ दिनों से वो एक नंबर से लगातार बातचीत कर रही थी। ये नंबर किसी दिनेश के नाम पे रजिस्टर्ड। सर हमने टेलीकॉम ऑपरेटर से दिनेश का एड्रेस लेके उसके घर गए थे, लेकिन उसका घर लॉक्ड है। शायद वो शहर के बाहर है। ऐसा करो, अपना एक आदमी प्लेन क्लोथ में उसके घर के बाहर 24 घंटे के लिए खड़ा कर दो। जी सर। दिनेश के घर की तरफ लेना। ये दिनेश कौन है? अनीता जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये दिनेश कौन है? दिनेश दोस्त है मेरा। अच्छा, तो ये दोस्ती की शुरुआत कब हुई जरा बताएंगी? वैसे ये दिनेश वही आदमी है ना जिसे आपने अंबिका जी को मारने के लिए हायर किया था? जी नहीं, दिनेश एक जासूस है जिसे मैंने अपने पति के पीछे लगाया। अपने पति के पीछे? क्यों? मेरा रिलेशन खत्म हो चुका था। जब अमृत यहाँ थे तब भी उनके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं होता था, इसलिए मैंने अपने ऊपर ध्यान देना ही छोड़ दिया। सजना संवरना इन सब बातों में मन ही नहीं लगता था। लेकिन मन में एक उम्मीद थी कि इस बार जब अमृत वापस आएंगे तो फिर से एक कोशिश करूँगी अपने रिश्ते को सही करने की। एक दिन उनके बैंक का स्टेटमेंट आया, तब मुझे पता चला कि वो दिल्ली के ATM से पैसे निकाल रहे हैं। तो यानी वो दुबई में नहीं थे, दिल्ली में थे? और मुझे यकीन था कि जरूर उनका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, और अपने यकीन को पक्का करने के लिए ही मैंने दिनेश को उनके पीछे लगाया। तो क्या बताया दिनेश ने? कुछ नहीं, जब भी पूछो यही बताता है कि पता लगा रहा हूँ, बताऊँगा। और यहाँ तक कि मम्मी की मौत के बाद भी जब अमृत वापस आए तब भी उन्होंने मुझसे झूठ बोला, और उनकी इन्हीं हरकतों की वजह से मेरे मन में नफरत भर गई सबके लिए, और इसीलिए मैंने मम्मी जी के साथ भी। अनीता जी अपनी गलती छुपाने के लिए आप अपनी बेचारगी की आड़ मत लीजिए। आपका और आपके पति के बीच में जो कुछ भी होता था वो आपका पर्सनल मैटर था, इसमें अंबिका जी हरगिज़ जिम्मेदार नहीं थी। आपने जो कुछ भी किया ये निहायत ही घिनौनी हरकत थी। बजाय शर्मिंदा होने के आप बहाने बना रही हैं।
सर 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 त्यागी, इस मांस के टुकड़े को देखकर तो ऐसे ही लगता है कि किसी को बड़ी बेरहमी से मारा गया है। हालांकि सबूत मिटाने की कोशिश की गई है पर कामयाब नहीं हो पाया वो। लगता तो ऐसा ही है सर। कुछ दिनों पहले यमुना किनारे रेत में दबे मेल बॉडी के कुछ पार्ट्स मिले थे। सिर्फ कुछ पार्ट्स थे सर, नहीं थे। तो बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हो पाई सर। इस मांस के टुकड़े का डीएनए उस बॉडी के डीएनए से मैच किया जाए? बिल्कुल, गो अहेड सर। ये केस अब एक की बजाय 2 हत्याओं का बन चुका था। एक वृद्ध महिला और एक पुरुष का, जिसकी पूरी लाश भी अभी तक बरामद नहीं हो पाई थी। ये आदमी कौन था, इसे किसने और क्यों मारा था, और इसका अंबिका खुराना की मौत से क्या संबंध था, इसके बारे में अभी तक कुछ भी साफ नहीं हुआ था। लेकिन पुलिस को यकीन हो चुका था कि इस मामले का घर की बड़ी बहू अनीता से कोई ना कोई संबंध जरूर है, जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। तो ये है तुम्हारा दुबई का होटल, ले चलो इसे। अब तू ये बता कि माजरा है क्या, वो भी डिटेल में। सर, दुबई मुझे सूट नहीं किया, इसलिए मैं वापस लौट आया। लेकिन मैं घर नहीं गया और ना ही मैंने किसी को बताया। मैं अपनी बीवी की शक्ल देखना नहीं चाहता था, नफरत करता था मैं उससे, इसलिए तो दुबई गया था जॉब करने के लिए। दोबारा उसके साथ नहीं रह सकता था मैं। तो दिनेश को क्यों मारा तुमने? दिनेश कौन सर? मैं किसी दिनेश को नहीं जानता। बेवकूफ समझाया हमें? तू क्या समझता है तेरे कॉल रिकॉर्ड्स में हमें दिनेश का नंबर नहीं दिखेगा? देख अमृत, सच सच बता दे वरना मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। सर, दिनेश खुद से आया था मेरे पास। उसे पता लग गया था कि मैं दिल्ली में रहता हूँ। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, कह रहा था कि अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वो अनीता को बता देगा। बस इतनी सी बात है सर। और तू पैसे उसे देना नहीं चाहता था, इसलिए तूने उसे मार नहीं दिया? सर, मैंने उसे नहीं मारा। मैं तो पैसे देने को राजी हो गया था, लेकिन वही नहीं आया मेरे पास। जिस तरह से अचानक आया उसी तरह से अचानक गायब हो गया। फिलहाल तो तेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, जा। तबीयत कैसी है अब तुम्हारी? फीलिंग एनी बेटर? आराम से आराम से। भाभी कहाँ हैं? पता नहीं, काफी देर से नहीं दिखे। मैंने उन्हें कहा था कि तुम्हें ना छोड़ के जाए। अरे यार रुको, 1 मिनट रुको, तुम आराम से बैठो, मैं देख के आता हूँ। भाभी, भाभी, भाभी जी, ये सर, एम्बुलेंस कुछ ही देर में आ रहा है। हमारे घर में 2 मर्डर हुए हैं, आखिर आप लोग कर क्या रहे हैं? हम तो अपना काम कर रहे हैं मिस्टर कार्तिक। इन सब हादसों के पीछे आप ही की फैमिली में से कोई है। बाय द वे, जब ये हादसा हुआ आप कहाँ थे उस वक्त? मैं और कोमल तो अपने रूम में ही थे, लेकिन हाँ, अमृत भैया काफ़ी देर से गायब हैं। आपको उनसे पूछना चाहिए। सर, इस फैमिली में तो सब एक दूसरे पे ही इल्जाम लगा रहे हैं। अपने आदमी प्लेन क्लोथ्स में इनके पीछे लगा दो, कोई ना कोई कहीं ना कहीं गलती जरूर करेगा। सर, गायब मतलब? आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए, मैं घर से बाहर किसी काम से गया था, और वो जो भी हो, जब मैं घर में था ही नहीं तो मार कैसे सकता हूं? मैं तो आपके सामने ही आया था। आई एम श्योर उन्होंने सुसाइड ही किया होगा। अमृत वीजी के चलते वो बहुत डिप्रेशन में थी। हाँ, मैं नफरत करता था, बहुत नफरत करता था उससे। सर, अगर मुझे उसे मारना ही होता तो बहुत साल पहले मार चुका होता। अब क्यों मारता जबकि पुलिस की मुझ पर नजर है? मैं सच कह रहा हूं सर, मैंने उसे नहीं मारा। हेलो सर। सर, उस घर में गई हो? यह है कौन? सर चलिए। नहीं, मुझे देखना है वो कहाँ जा रहा है।
बहुत भगा है। बैग मेरे को क्या है? पकड़ो इसे। सर, इसमें एक लाश है। चल। देख, हमें सब पता चल चुका है। तुझे रंगे हाथों पकड़ा है हमने लाश के टुकड़ों के साथ। बच तो तू पाएगा नहीं। तू सच सच बता दे, वरना मुफ्त में हड्डियां तोड़वाएगा अपनी। बोल। कोमल के कहने पे प्यार करते थे हम एक दूसरे से। कब से? यही कोई 2 महीने पहले से, जब मैं नौकरी पर लगा था। पहली नजर में वो मेरे दिमाग में चढ़ गई थी। जब मैं उसे देखता था सज सज के निकलते हुए, पागल हो जाता था मैं। लेकिन ड्राइवर था, इसलिए कुछ कहने और करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। लेकिन एक दिन मर्द चाहे जितनी नजरें बचा के देखे, पर औरत की नजरों से वो नहीं बच सकता। पाना चाहता है ना मुझे? हाँ। पर मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम? अपनी हवस के चलते तूने हाँ कर दी। मेरी ज़रूरतें थी, कुछ दिल की तो कुछ शरीर की। मेरे हस्बैंड, उन्हें काम के अलावा कुछ और नजर आता ही नहीं। हमेशा बिजनेस टूर पे रहते। मजबूरी में मुझे ये दूसरे मर्दों के साथ पूरी करनी पड़ती। पहले अपने जेठ जी के साथ और उनके दुबई जाने के बाद अपने ड्राइवर गोविंद के साथ। मुझसे पहले कोमल का अफेयर अमृत साहब के साथ था। अमृत साहब ने हमें बताया कि उन दोनों के अफेयर के बारे में दिनेश को पता चल गया है और वो उनसे पैसे मांग रहा है। तो हम दिनेश से जाके मिले। तब उसने बताया कि उसे मेरे और कोमल के अफेयर के बारे में भी पता है और उसके पास हमारी कुछ फ़ोटो हैं। हम उसे और पैसे देने को तैयार थे, मगर वो जितनी बड़ी रकम मांग रहा था उतनी ना तो मैं दे सकता था, ना ही कोमल। इसलिए हमने दिनेश को उसी के घर में बंदी बना लिया और अपने फोटोग्राफ्स निकालने की कोशिश करने लग गए। फोटोग्राफ्स मैं दूंगा, लेकिन तेरे पति के हाथों में। बोल। ये ऐसे नहीं मानेगा। कोमल ने वो हालत की उसकी कि बर्दाश्त नहीं कर पाया वो। अब तू बोलो। उसने हमें वो सारी फोटोग्राफ्स वापस दे दी। लेकिन अगर हम उसे ऐसे छोड़ देते तो पक्की बात थी सर, वो सबको बता देता। इसलिए मार डाला हमने उसको। और अनीता को उसे क्यों मारा? फोटोग्राफ तो तुम्हें मिल गए। क्योंकि जो फोटो में था वो उसने अपनी आंखों से देख लिया था। मैं अनीता मैडम के हाथ पैर जोड़ के उनको टेरेस पे ले गया साहब। बहुत मनाने की कोशिश की उनको कि अपना मुंह बंद रखे, मगर वो नहीं मानी। मैं तो कब से मौका ढूंढ रही थी उस चुड़ैल को सबक सिखाने का। अब इस मोहल्ले वाले के सामने चिल्ला चिल्ला के बताऊंगी कितनी बड़ी सती सावित्री है वो। मैं माफ करो ना। छोड़ो मुझे प्लीज। छोड़ो मुझे। मेरे पास कोई और चारा नहीं था साहब। अंबिका जी को किसने मारा था, तूने या कोमल ने, और क्यों? तुम्हारे क्राइम पार्टनर गोविंद ने अपना मुंह खोल दिया। अब तुम मुझे बताओ कि तुम दोनों ने मिलकर अंबिका जी को क्यों मारा? बोलो। क्योंकि उन्हें मेरे और जेठ जी के बारे में पता चल चुका था और उसके बाद गोविंद के बारे में भी। पैसे प्लीज ना किस। अब मुझे जान जाएंगे। अरे बुढ़िया सोई है, दे दो ना। जाओ। कोमल,
अमृत दे बाद एक ड्राइवर दे नाल ये तो अच्छा नहीं कर रही है। तो बता दोगे अपने बेटे को? बताना होता तो अमृत के वक्त से बता देती, और मैं अपने पुत्र का कार नहीं तोड़ना चाहती। मैंने कई बार सोचा कि जब वो किसी को कुछ बताने वाली नहीं है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, पर नहीं, मुझे फर्क पड़ता था। उनकी वो टक टक की आवाज, जब भी वो आवाज करती मुझे लगता वो मेरा मजाक उड़ा रही है। तो बस मैंने फैसला कर लिया। ये लो, इसे रखो और मुझे मारो। कोमल, मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? मुझे मारो वरना सबका शक मुझ पे जाएगा। मार थोड़ी जाऊंगी मैं। लो मारो। एक बूढ़ी औरत जो लाचार थी, बीमार थी, जिसे तुम सब ने इग्नोर कर दिया, वो टक टक तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए नहीं करती थी। वो आवाज इसलिए करती थी कि कोई उसके पास बैठे, 2 पल बात करे उससे। लेकिन तुम सबको इतना भी समझ में नहीं आया। अब आएगा जब तुम अकेली जेल की 4 दीवारी में सड़ोगी और तुमसे कोई अपना बात करने वाला नहीं होगा, तब समझ में आएगा। पारिवारिक मूल्यों की महत्वता और रिश्तों की मर्यादा और उनसे जुड़ी हुई जिम्मेदारियों को ना समझना या फिर समझते हुए भी उनका पालन ना करना किसी हद तक खतरनाक हो सकता है। और ये इस कहानी से अच्छी तरह से समझा जा सकता है। कोमल की अपने पति से प्यार पाने की चाहत कोई ऐसा मसला नहीं था जिसे बातचीत से सुलझाया नहीं जा सकता था, लेकिन उसने इस आसान राह को चुनने की बजाय अपने दिल में अपनी अधूरी इच्छाओं का मातम मनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से गुस्से और नफरत का जन्म हुआ। और उसी गुस्से ने खुद उसे ही निशाना बनाकर उसे गलत राह पर कदम बढ़ाने पर मजबूर कर दिया। और वहीं दूसरी तरफ उसकी अंधी नफरत का शिकार बनी उसकी लाचार सास अंबिका खुराना। अगर कोमल ने अपने परिवार को और उसके परिवार ने उसे समझने की थोड़ी सी भी कोशिश की होती तो शायद जो हुआ वो ना होता। इस कहानी में हम सब के लिए सीख है, अपने रिश्तों को और अपने परिवार को समझें, उन्हें प्यार दें, उन्हें उस मजबूत पेड़ की तरह से बनाएं जिसकी छाया में हम खुद और बाकी के परिवार के लोग भी अपने आप को संतुष्ट और सुरक्षित महसूस करें। आया 10 मिनट से आ ही रहा है तू। बस 5 मिनट अभी। और देर हो जाएगी तो? नहीं मम्मी। गंदा लड़का। मम्मी मम्मी नहीं 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 मम्मी नहीं। अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, लेकिन रोशनी की एक किरण ही उसे खत्म करने के लिए काफी होती है। इसी तरह इंसान का बचपन भी एक अंधेरे की खाई की तरह होता है। अगर सही परवरिश और सही दिशा की किरण ना मिले तो पूरा जीवन अंधकार में खो जाता है। एक बच्चे के लिए उसके माता पिता का साथ और सहयोग उतना ही जरूरी होता है जितना कि सांस लेने के लिए हवा। और कभी कभी जब ये साथ और सहयोग दोनों ही नहीं मिलते तब अपराध का एक ऐसा अंकुर फूटता है जिसकी चपेट में आकर एक नहीं बल्कि पूरा परिवार और समाज सब घायल हो जाते हैं। वहाँ पीछे भी चेक करो। सर लगता है मौत सर पे चोट लगने की वजह से हुई है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ और फोरेंसिक टीम से कहना इस सूटकेस को अच्छे से चेक करें और आसपास पता करो कोई सीसीटीवी है या नहीं। ठीक है सर मौत की तारीख है 21 अप्रैल और समय है शाम के करीब 5 बजे। और सर एक बड़ी अजीब सी बात सामने आई है, बच्चे की बॉडी पे पुराने चोट के निशान भी हैं। ऐसा लगता है उसे पहले भी डंडे या बेल्ट से पीटा गया। यानी बहुत पहले से उसके साथ मारपीट हो रही थी।
लोकेशन के आसपास कोई सीसीटीवी मिला? नहीं सर, लोकेशन के आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, लेकिन बच्चे की पॉकेट से ये पेपर मिला है। ये तो किसी डायरी का पेज लगता है। स्नेहा लाल, 24 मार्च 2011, फेवरेट कलर रेड। इस पर 5 साल पुरानी डेट क्यों लिखी है? और ये कागज का टुकड़ा उसकी जेब में क्या कर रहा था? दुबे सर, हमारे पास स्नेहा लाल और डायरी के इस पेज के अलावा और कुछ भी नहीं है। एक काम करो, जिस लोकेशन पे ये डेड बॉडी मिली थी उसके आसपास पता करो, स्नेहा लाल नाम की कोई औरत या लड़की वहां रहती? ठीक है सर। 24 मार्च 2011। क्या कर रहे हो ये? मैम सॉरी सॉरी बेशरम। सर, बच्चे की बॉडी को अभी तक किसी ने भी क्लेम नहीं किया है। एक काम करो दुबे, उस बच्चे की फोटोग्राफ सभी पुलिस थानों में भिजवा दो, शायद कहीं से कोई क्लू मिले। ठीक है सर। अच्छा, ये स्नेहा लाल के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक इसके बारे में कोई लीड नहीं मिला। सर रख दो। सर, ये फाइल्स मैंने पुलिस डेटाबेस से मंगवाई है। पिछले 5 सालों में जितने भी ऐसे केसेस हैं जिनमें स्नेहा नाम का जिक्र है, ये उनके रिकॉर्ड्स हैं। शायद इस स्नेहा लाल का जिक्र भी इसमें कहीं हो। मुझे लगता है डायरी के इस पेज का और इस बच्चे की मौत का कोई ना कोई कनेक्शन तो है। सर, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो पेपर हमें मिला है ये घर में पड़ा हुआ कोई पुराना पेपर होगा। बच्चे के हाथ लगा तो उसने अपने पॉकेट में रख लिया। दुबे, इस पर 5 साल पुरानी डेट लिखी हुई है, और अगर तुम्हारी बात सही है कि ये पेपर 5 साल पुराना है, तो इतना पुराना पेपर कोई ऐसे संभाल के नहीं रखता। मुझे ऐसा लगता है कि इस कागज में और उस बच्चे की मौत में कोई ना कोई कनेक्शन तो है। कितना लड़का गंदा लड़का, गंदा लड़का, मैं गंदा लड़का हूँ। मैं गंदा लड़का हूँ। मम्मी गंदा लड़का? मैं गंदा लड़का। क्या कर रहे हो ये? मैम सर, ये देखिए, इस स्नेहा लाल का जिक्र है इस केस में। स्नेहा लाल सुसाइड केस? सर, बच्चे के शरीर पे जो टी शर्ट थी वो किसी लोकल ब्रांड की है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात पता चली है सर, इसके टैग पे लिखा है नॉट फॉर सेल। इसका मतलब कि ये टी शर्ट किसी प्रमोशन में फ्री में बांटी गई थी। जिस कंपनी की ये टी शर्ट है उनसे पता करो कि ये टी शर्ट कहाँ कहाँ बांटी गई थी। ठीक है सर। और दुबे सर, ये देखो, 5 अप्रैल 2011 को स्नेहा लाल नाम की लड़की ने सुसाइड किया था। मतलब इस कागज पे जो डेट लिखी है उसके 2 हफ्ते बाद। आई एम श्योर ये वही लड़की है। लेकिन सर, 5 साल पहले के सुसाइड केस से एक 11 साल के बच्चे का क्या कनेक्शन हो सकता है? अब ये तो हमें इस केस से ही पता चलेगा। उस वक्त इसे इंस्पेक्टर मोहन श्रीवास्तव हैंडल कर रहे थे, वो अब रिटायर हो चुके हैं। एक काम करते हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, तुम इस बच्चे की लीड को फॉलो करो। ठीक है सर। इस फैक्ट्री का इंचार्ज कौन है? सर, मैं ही यहाँ का प्रोडक्ट मैनेजर हूँ सर। ये टी शर्ट आप ही की फैक्ट्री से बांटी गई थी? सर, ये टी शर्ट तो हमने टीचर्स डे के प्रमोशन के लिए सारी स्कूल में बांटी थी सर। आपको चाहिए तो मैं उनकी लिस्ट दे देता हूँ।
क्या रे केशव, चल दिया? कुछ भी मत बोलो यार, पेशाब करने जा रहा हूँ मैं। अबे जरा बैठ बैठ। अरे आ ना, बैठ ना, बैठ। क्या है? अबे ये सब छोड़, असली का मजा लेते हैं। क्या बोलता है? कैसे? वो सब मुझ पे छोड़, तुम ये बताओ तुम दोनों के पास पैसे कितने हैं? चलेगी? केशव तू कार में मजे ले, हम दोनों झाड़ियों में रोकर आते हैं। क्या हुआ? करंट लगा? पहली बार है तेरा? सुनना, घर से पैसे चुरा के लाया क्या मस्ती करने के लिए? एक बात बताओ, तेरे अंदर ना मर्दानगी की कमी है। अबे चुप कर, हट। पुलिस पुलिस पुलिस। ये केस मुझे अभी भी याद है। स्नेहा लाल, उम्र कुछ 35 साल, ओपन एंड शट केस था। पंखे से लटक के सुसाइड की थी इसने। और हाँ, इसकी एक बेटी भी थी। उस बेटी ने हमें बताया था कि सुसाइड करने से पहले ये गुमसुम रहती थी, और सारे सबूत भी यही बता रहे थे। स्नेहा लाल के सुसाइड का इस बच्चे की मौत से क्या कनेक्शन हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बच्चा स्नेहा लाल का कोई रिश्तेदार हो? अभी ये बात तो सिर्फ स्नेहा की बेटी ही बता सकती है। उसका आखिरी एड्रेस है इस फाइल में। हाँ बोलो दुबे। सर, टी शर्ट जिन जिन स्कूलों में बांटी गई थी, बच्चा उनमें से किसी से बिलोंग नहीं करता है। समझ में नहीं आ रहा है कि उसको ये टी शर्ट मिली कहाँ से। हो सकता है ये बच्चा उन स्कूल्स का स्टूडेंट हो ही ना, कोई विजिटिंग स्टूडेंट हो। मतलब सर? कई बार स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में बच्चे एक स्कूल से दूसरे स्कूल में किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हैं। हो सकता है ये बच्चा दिल्ली के किसी दूसरे स्कूल का स्टूडेंट हो, और वो इन स्कूल्स में जहाँ टी शर्ट बांटे गए थे किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए गया हो, और वहाँ उसे ये टी शर्ट मिला हो। तुम एक काम करो दुबे, सभी स्कूल्स में पता करो। एक बार हमें उसके स्कूल का पता चल गया तो उसका एड्रेस भी मिल जाएगा। तब तक मैं स्नेहा की बेटी के बारे में पता लगाता हूँ। एक लड़की को देखो तो ऐसा लगा जैसे। अबे साले, बैठे बैठे ताड़ता रहेगा पूरी लाइफ, या जाकर बोलेगा भी? पूरे 3 साल निकाल दिए आंखें सेक कर। छोड़ना यार। सर, स्नेहा की बेटी का एड्रेस चेक किया हमने, वो अब वहाँ नहीं रहती। पड़ोसी ने बताया कि शादी के बाद वो घर छोड़ के चली गई थी। तो उसका नया एड्रेस पता करो। ओके सर। हाँ दुबे। सर, लिस्ट में जितने भी स्कूलों के नाम थे, मैंने सबके एक्सचेंज स्टूडेंट्स की लिस्ट चेक कर ली, और मैंने बच्चे की फोटो क्रॉस चेक भी कर लिया है स्कूलों के स्टूडेंट्स विजिटिंग रिकॉर्ड्स में। फिर? सर, बच्चा दिल्ली के किसी जेपी पब्लिक स्कूल से सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल आया हुआ था क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए। ये टी शर्ट भी उसे वहीं मिली थी। सर, बच्चे का नाम? सर, बच्चे का नाम मोहित है, और मैं उसके घर का एड्रेस पता लगाने के लिए उसके स्कूल ही जा रहा हूँ। ठीक है। ये तो हमारा स्टूडेंट है। मुझे इसका एड्रेस और इसके पेरेंट्स का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए। ये मोहित की डिटेल्स हैं, उसके घर का एड्रेस और उसके फादर का कॉन्टैक्ट नंबर। मुझे इसका जेरोक्स चाहिए। जी सर। क्या तब तक मैं मोहित के क्लासमेट से मिल सकता हूँ? जी सर। बेटा, मोहित आप लोगों का दोस्त था ना? अच्छा, आप लोग बता सकते हैं मोहित कितने दिनों से नहीं आ रहा है? लगातार 6-7 दिन। बेटा, तुम मोहित के बारे में कुछ बता सकती हो? बॉस, कॉलेज का आखिरी दिन है, जाकर बोल दो, फिर मौका नहीं मिलेगा। हैं? रितिका। हाँ? वो ना, मैं तुझे देखता था,
देखता हूँ, मतलब कि देखता नहीं, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। एक मिनट। तुम्हें लाल रंग पसंद है ना, और मुझे तुम पसंद हो। Are you crazy? तुमने सोचा भी कैसे कि हम दोनों एक हो सकते हैं? शक्ल देखी है तुमने अपनी? अरे तुझ जैसे को तो मैं अपने आसपास भी ना भटकने दूं। और सुन, दूर से ही देखते रहे, पास आने की औकात भी नहीं है तेरी। केशव की तमाम जिंदगी अपमान और तिरस्कार का एक लंबा सिलसिला बन गई थी। न वो खुद अपनी समस्या को कभी ठीक से समझ पाया, न किसी और ने ही उसके मसलों को हल करने की कोशिश की। जिंदगी के रास्तों पर चलते हुए केशव किसी का सामना नहीं कर पा रहा था कि एकाएक उसने अपना रास्ता ही बदल लिया। आलोक निरंजन, बच्चा, तेरे माथे की लकीरें तेरे सितम बयां कर रही हैं। तू अपने पति से परेशान है ना? हाँ बाबा, उनका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, पर अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। भाई, और कुछ चाहिए क्या? आज रात एक और निपटने वाली है। ये बाबा एक नंबर का ढोंगी है, पाखंडी। औरतों को अपनी बातों में ऐसे फंसाता है कि पता ही नहीं चलता। चल भाई, पैसे निकालना। बाबा, आपको यकीन है इसके अलावा और कोई समाधान नहीं है? भरोसा रख बच्चा, तेरे इस कार्य से तेरे नवोग्रह शांत हो जाएंगे। और फिर तू अपने पति के लिए ये सब कर रही है, सुहाग के लिए। पति के लिए किया गया कार्य अपराध नहीं होता। अंदर आ जाओ बेटा। डरने की कोई जरूरत नहीं है, अंदर आ जाओ। बाबा ने बहुत तपस्या की है, बाबा की नजर चारों तरफ रहती है। बाबा, मुझे ना आपका भक्त बना लो। ये जिंदगी की मुश्किल है, ये औरतें और सेक्सी है। मुझे उन पे काबू पाना सिखा दीजिए बाबा, काबू पाना सिखा दीजिए बाबा। तथास्तु, आज से तुम हमारे भक्त हुए। सब मोहित के स्कूल से जो एड्रेस मिला था, ये वही घर है। पर यहाँ तो ताला है। केशव जी, सॉरी, इन्हें हर थोड़ी देर में दवा देनी होती है। कैंसर ना फैले इसलिए डॉक्टर ने जुबान काट दी। इसलिए कभी कभी तकलीफ होती है तो दर्द की दवा देनी होती है। से आप कुछ कह रहे थे कि आपको मेरे बेटे की लाश मिली है कहीं सूटकेस में। अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर कुछ खास अफसोस नहीं हुआ आपको? ये जरूरी तो नहीं कि हर इंसान के दर्द एक्सप्रेस करने का तरीका एक ही हो।
मेरी माँ को देखिए, बोल नहीं सकती लेकिन अपनी आंखों से सारा दर्द बयां कर रही है। मोहित यही रहता था आपके साथ? मैंने कहा मोहित यही रहता था आपके साथ? नहीं, वो अपनी माँ के साथ रहता है। मधु मेरी एक्स वाइफ, डिवोर्स के बाद वो सच में साथ ले गई थी। लेकिन स्कूल में तो एड्रेस यहीं का है। बदलना भूल गई होगी। आप मिलते रहते थे मोहित से? ज्यादा नहीं, महीने में एक बार। आखिरी बार यही कोई 20 दिन पहले मिला था। मधु का एड्रेस? बड़ा अजीब आदमी है केशव। ऐसा लग रहा था उसे अपने बेटे से प्यार ही नहीं है। सर कितने दिन हो गए इसके बच्चे को गायब हुए और इसको खबर तक नहीं। स्वरूप नगर का एड्रेस दिया उसने मधु का। हो सकता है मधु ने वहां में से कंप्लेंट लिखवाई हो। मैं उस एरिया थाने में पता करता हूँ सर। इसकी जिम्मेदार भी तू है। एक बात और बताऊं, वैसे तुझे पता तो चल ही गया होगा, मैं तो तेरा गंदा बच्चा हूं ना, इसलिए ये दवा पेन किलर नहीं, पानी था। हर बार दर्द में ही क्यों जानू? तू कैसे बोली? तेरी तो जबान ही कट गई है ना। यहाँ भी ताला है। एक्सक्यूज मी, जी मधु यही रहती है ना? जी हाँ। कुछ आइडिया है कहाँ है वो? नहीं, ये लोग क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, हमें कुछ पता नहीं। इनसे दूरी बनाए रखते हैं हम। क्यों? क्या बताऊं साहब, दिन रात घर के अंदर से बच्चे के रोने की और मार पीट की आवाज आती रहती है। मधु का मिलना बहुत जरूरी है। उसकी पड़ोसन की बातों से वही सस्पेक्ट लग रही है। सर मुझे भी ऐसा लगता है कि मधु का इस हत्या से कोई ना कोई। सर आप मेरे घर आए थे, जैसे मुझे पता चला मैं यहाँ चली आई। सर क्या हुआ? आप? जैसे मैं मधु, मेरी बेटी का क्या हुआ सर? पानी गर्म कर दिया मैंने, मैं बाहर जा रहा हूं। अच्छी माँ हो ना तुम मेरी, नहा लेना, नहीं तो बदबू आएगी तुमसे, ठीक है? आपकी पड़ोसन ने हमें बताया कि आपके घर से मारपीट और मोहित के रोने की बहुत आवाजें आती हैं। क्या ये सच है कि आप मोहित को मारती थी? हाँ ये सच है, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ता था उसे डिसिप्लिन सिखाने के लिए। वो अपने बिगड़े हुए बाप की संगत में आ रहा था, गंदे कामों में पड़ गया था वो। किस तरह के गंदे काम? मोहित, क्या कर रहे हैं सब तुम? ये सब क्या है? अपने बाप की गंदी मैगजीन पढ़ रहा था वो। मैं मारती नहीं तो क्या करती सर? हाँ, मेरे पास वो मैगजीन्स थी, किसके पास नहीं होती? मेरा बेटा क्यूरियस हो रहा था तो मैंने उसे एजुकेट करने की कोशिश की, सेक्स एजुकेशन वीडियोस दिखा के। ध्यान से देख, बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखा रहा हूँ तुझे। अब कोई सवाल हो तो बेझिझक पूछ, ठीक है? क्या कर रहे हो? अरे निकलो ऐसे, निकलो। अरे क्या कर रहे हो आप? मैं क्या कर सकता हूँ सर, मधु ने इसे भी गलत समझा। गलत तो उसने किया है मेरे साथ, ब्लडी वुमनाइजर। उसका घर मैंने कब का छोड़ दिया था, एक जगह नहीं छोड़ता था वो, ऑफिस, घर, पता नहीं। मोहित की जेब से हमें ये डायरी का पेज मिला है। आप बता सकती हैं स्नेहा लाल कौन है और इसका मोहित से क्या कनेक्शन है? नहीं सर, मैं किसी स्नेहा लाल को नहीं जानती। गंदी माँ मत बनो, आराम से खाओ। मुंह खोलो, मुंह खोलो। तुम यहाँ? हमारा बेटा मर चुका है।
जानता हूँ। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम मुझ पर कैसे इल्जाम लगा सकती हो? क्योंकि मेरा दिल जानता है कि कितने गंदे इंसान हो तुम। तुम्हारे बुरे कर्मों की वजह से मरा मेरा बच्चा। तुझे क्या लगा सिर्फ तू ही थूक सकती है मुझ पर? करना सर, मैंने केशव के बयान की जांच कर ली है। जिस वक्त मर्डर हुआ वो समय अपने ऑफिस में ही था और मैंने उसके कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक कर लिए। ऐसा कुछ हाथ नहीं लगा सर जिससे उस पर शक किया जा सके। सर मुझे तो लगता है कि उसका इस मर्डर में कोई हाथ नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि मोहित की हत्या केशव से बदला लेने के लिए की गई हो। मतलब सर? मधु बता रही थी कि केशव के बहुत सारे अफेयर्स रहे हैं। एक जगह नहीं छोड़ता था वो, ऑफिस, घर। हो सकता है केशव की किसी माशूका ने केशव से बदला लेने के लिए मोहित को मारा हो। 132? मजाक कर रहे हो क्या? 132 औरतों के साथ संबंध था तुम्हारा? हाँ, ये ऐसे हिसाब रखता हूं मैं, हर एक औरत के नाम की एक तीली। अरे वाह, अगर इतनी ही जल्दी मेरी कला सीखते रहे, वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे पास इतनी कन्याएं होंगी कि गिनती करना मुश्किल होगा। कोई मुश्किल ही नहीं होगी बाबा, क्योंकि गिनती तो मैं ही रखूंगा। और आज की गिनती 132 औरतें। यस सर। ये पेज तो इसी डायरी का लग रहा है। हो ना हो ये केशव हमसे जरूर कुछ छुपा रहा है। दुबे सर, एक काम करो, इस डायरी में जितनी भी औरतों के नाम हैं सबके मोबाइल नंबर्स और एड्रेस निकालो। पता लगाने की कोशिश करो कि मर्डर के वक्त मधु के घर के आसपास कौन था। मैंने तो उनको झूठ बोल दिया कि क्या हुआ? अरे उनकी चिंता मत करो, तुम अंदर चलो। पर ये है कौन? अरे बताता हूँ ना, लेफ्ट बेडरूम। आप हमेशा मुझे रोकती थी ना, लेकिन मैं कभी रुका ही नहीं। मेरी खोज अभी भी जारी है और ये सब आपके कर्मों का फल है। आपको हमेशा ऐसा लगता था ना कि मैं गंदा लड़का हूं, मुझे कभी कोई लड़की नहीं मिलेगी। 133वीं मेरे ऑफिस की एम्प्लॉई है, पढ़ी लिखी, खूबसूरत। मैं इतना भी गंदा नहीं हूं। कभी सोचा था आपका बेटा इतना कामयाब होगा? घूर क्या रही है? हाँ, क्या घूर रही है? देखना चाहती है अंदर आके तेरा बेटा कितना होनहार है? नहीं, कुछ तो प्राइवेट रहने दे। केशव का यह विकृत रूप, यह हवस का खेल दरअसल उसकी मां के प्रति उसकी शिकायत थी। लेकिन मां न संकेत समझ पा रही थी और ना ही अपने बेटे का पुराना दर्द। उसे तो उसकी हर हरकत में सब कुछ गंदा ही नजर आ रहा था। ऐसे में यह विकृति कब अपराध का रुख कर गई कोई समझ ही नहीं पाया। एक बच्चे की हत्या हो चुकी थी और मोटिव अब तक साफ नहीं था, लेकिन अतीत से एक नाम अब भी सामने आ रहा था, एक नाम जिसने पुलिस की तहकीकात को एक नई ही दिशा दे दी। सर, डायरी में जितने भी औरतों का नाम था मैंने सबकी लोकेशन चेक कर ली है। मर्डर के वक्त कोई भी केशव और मधु के घर के आसपास नहीं था। लेकिन एक अनोखी बात पता चली है सर। कैसी बात? सर, स्नेहा लाल की बेटी अंजलि इसी शहर में रहती है, वो भी अपने पति के साथ। और सर, स्नेहा के मरने के बाद भी केशव से उसकी लगातार बात होती रहती है फोन पर। आप लोग फिर से? स्नेहा लाल कौन थी? अफेयर था हमारा, काफी दिन चला। बाद में मालूम हुआ उसने सुसाइड कर लिया। तुम्हारी वजह से? नहीं, वो पहले से ही डिप्रेस थी। और उसकी बेटी अंजलि?
उसके साथ टच में हो तुम? हाँ, उसकी शादी हो गई, खुश है वो। तुम्हारे बेटे की जेब से हमें एक पेपर मिला था, उस पर स्नेहा लाल का नाम लिखा था और उसका फेवरेट कलर रेड। मैं अपने बेटे से कुछ नहीं छुपाता, अपनी डायरी भी दिखाई थी उसे। अब उसने पेपर फाड़ा नहीं फाड़ा, क्या किया, मुझे नहीं पता। हम सब पता लगा लेंगे, किसने फाड़ा, क्यों फाड़ा, सब पता चल जाएगा। चलो। बहुत दुख की बात है सर, जो कुछ भी मोहित के साथ हुआ। मैं उसे जानती थी, एक दो बार हम लोग मिले भी हैं। और केशव के साथ कैसा रिश्ता है आपका? केशव तो और भी अच्छे हैं। मम्मी की डेथ के बाद उन्होंने काफी हेल्प की है मेरी। जी सर, अब तक टच में हम लोगों के साथ, कभी कभी हालचाल भी पूछते रहता है। अंजलि, आपको कभी ऐसा लगा कि आपकी माँ स्नेहा की सुसाइड के लिए केशव जिम्मेदार है? नो सर, माँ हमेशा डिप्रेस्ड रहती थी, उनमें सुसाइडल टेंडेंसीज थे। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू सर। अभी तक जितने भी लोग मिले हैं, सबके मुंह से केशव की बुराई सुनी है, पर ये दोनों तो उल्टी कहानी सुना रहे हैं। या तो ये दोनों कुछ जानते हैं जो ये छुपा रहे हैं, या फिर ये दोनों सच बोल रहे हैं और बाकी सारी दुनिया झूठ बोल रही है। एक काम करो दुबे सर, इन दोनों के भी कॉल डिटेल्स निकालो, देखो कुछ सामने आता है। ठीक है सर। सर, मैंने अंजलि और उसके पति अश्मित के कॉल रिकॉर्ड चेक कर लिए हैं। मर्डर के समय दोनों घर पे ही थे, लेकिन सर अंजलि के फ़ोन से ज़्यादातर कॉल्स केशव को गए हैं। रात दिन दोनों में खूब बातें होती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंजलि को भी केशव ने अपने जाल में फंसा लिया हो? केशव है? माँ जी, आप चाहें तो हमारी मदद कर सकती हैं। देखिए, आपके पोते के कातिल तक पहुंचने के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। मैं जानता हूं आप बोल नहीं सकती, लेकिन हाँ या ना में सिर हिला के जवाब तो दे सकती हैं। आप घबराइए मत, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आप सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना। अंजलि और केशव का अफेयर है? सच सच बताइए माँ जी, आपके पोते के कातिल तक पहुंचने में आप ही हमारी मदद कर सकती हैं। प्लीज, अंजलि और केशव के बीच में कुछ था? सर, ये केशव तो बड़ा अजीब आदमी है। स्नेहा के साथ साथ उसकी शादीशुदा बेटी के साथ भी अफेयर। सर, मुझे ऐसा लगता है कि अश्मित को इन दोनों के अफेयर के बारे में मालूम चल गया होगा और फिर केशव से बदला लेने के लिए उसने मोहित की जान ले ली। अब इसका जवाब तो वही देंगे, लेकर आओ उन्हें। सर, अफेयर? नहीं सर, आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। अंजलि का अफेयर नहीं हो सकता, बल्कि वो तो मुझसे बहुत प्यार करती है। पर हमें तो कुछ और पता चला है। सर, आपको कुछ गलत पता चला है। मुझे अंजलि पर पूरा भरोसा है। आपने एक शक के बेसिस पे मुझ पे इल्जाम लगाने यहाँ बुलाया है? शक करना हमारा काम है अंजलि, और तुम्हारे अफेयर के बारे में हमें केशव की माँ ने खुद बताया है। तो फिर कीजिए शक, और कोई बात इसलिए सच नहीं हो जाती क्योंकि उसे एक बूढ़ी औरत ने कहा है। जिस दिन आपके पास मेरे अगेंस्ट में कोई पुख्ता सबूत हो, आ जाइएगा मुझे अरेस्ट करने। हेलो, किसी ने बदले की भावना से मारा इसे। अगर रास्ते में कोई सीसीटीवी है तो उसकी फुटेज निकलवाओ फौरन, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ और इसकी बीवी मधु को इन्फॉर्म करो। ठीक है सर। हो गई। केशव को कौन मार सकता है? सर, केशव के संबंध में तो सस्पेक्ट्स की लिस्ट बहुत लंबी होगी। न जाने कितनी औरतें होंगी जो उसे मरा हुआ देखना चाहती होंगी। लेकिन सवाल ये उठता है दुबे कि केशव और मोहित का कातिल कोई एक है या दो अलग लोग? सर, मधु को हर जगह ढूंढ लिया, वो कहीं नहीं मिली। नहीं मिली? नहीं। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि मधु ने ही केशव को मारा, उसके बाद गायब हो गई? अगर ऐसा है तो जरूर किसी दोस्त या रिश्तेदार के घर छुप के बैठी होगी। तलाश जारी रखो, पता करो कहाँ जा सकती है। सर, सीसीटीवी की फुटेज आ गई।
यही कातिल है। नफरत करती थी मैं उससे। बेटा था तो क्या, कलंक था वो। और बर्दाश्त नहीं होता था और जी नहीं सकती थी मैं इस कलंक के साथ। मैंने उसकी चाय में अपनी नींद की गोलियां मिला दी। सोचा था जब बेहोश हो जाएगा तो घर में ही खत्म कर दूंगी उसे, लेकिन दवा का असर होने में समय लगा और वो घर से निकल गया। फिर मैंने उसका पीछा किया। अगर आपने सही परवरिश की होती तो ये नौबत ही नहीं आती। ना वो ऐसा बनता, ना उसे खत्म करने की जरूरत होती। अब ये बताइए मोहित को क्यों मारा? सच सच बताइए, मोहित को क्यों मारा? केशव का मर्डर तो सॉल्व हो गया, पर मोहित, उसे किसने मारा? सर मधु अभी भी गायब है। कहीं ऐसा तो नहीं मधु ने भी अपने बेटे को मार दिया जैसे सारिका ने केशव को मारा? सर मधु मिल गई है, अपनी एक दोस्त के घर पे थी। मैंने कहा ना आपसे, मैंने उसे नहीं मारा है। पर उसकी वजह से तुम्हें शर्मिंदगी तो होती थी ना, और इसी वजह से तुम उसे पीटती भी थी। हाँ, नफरत थी मुझे उससे। रोज कंप्लेंट आती थी उसकी, स्कूल से, पड़ोस से, सब जगह से। शर्मिंदगी होती थी मुझे, मारती थी मैं उसे, पीटती थी, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा है। किस तरह की कंप्लेंट्स आती थी मोहित की? हाँ बेटा, ला मुझे। कैसा रहा आज स्कूल में? अच्छा गया दिन। हाँ चलो बैठो वहां से। हाँ अमर श्रीवास्तव जी, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा पुलिस स्टेशन। अमर श्रीवास्तव, जब तुम्हारे कॉल डिटेल्स देखे तो हमारे सामने तो एक अलग ही कहानी आई। 21 अप्रैल को 3 और 4 के बीच तुम्हारे फोन की लोकेशन मोहित के घर के आसपास की थी, और शाम 5 बजे तुम्हारे फोन की लोकेशन एग्जैक्टली उस जगह की थी जहां से हमें मोहित की लाश मिली थी। अब इस कोइंसिडेंस की डिटेल्स तुम हमें दोगे या मैं अपने तरीके से पूछूं? मैंने ही मारा था मोहित को। क्यों? क्या किया था उसने? मेरी बेटी का जीना हराम कर दिया था उसने। स्नेहा, तुम गर्ल्स टॉयलेट में क्या कर रहे हो? तुम्हें लाल रंग पसंद है ना? हाँ। मुझे पता था, क्योंकि मैं पापा की गर्लफ्रेंड स्नेहा लाल को भी लाल रंग पसंद था। ये देखो, इसलिए मैं हमेशा ये पर्ची अपने साथ रखता हूँ। स्नेहा स्नेहा स्नेहा, तुम तो मेरी गर्लफ्रेंड हो ना? ये देखो, तुम तो मेरे लिए ऐसे कपड़े पहनोगी ना? स्कूल में उसने मेरी बेटी का जीना मुश्किल कर दिया था। क्लास में, वॉशरूम में, कहीं नहीं छोड़ता था उसे। वो बहुत ही हंसमुख और चुलबुली लड़की थी, लेकिन इस मोहित की घटिया हरकतों की वजह से वो डर डर के रहने लगी थी। हंसना तो जैसे वो भूल ही गई थी। फिर जब मैंने इस बात को नोटिस किया तो मैंने जोर देकर उससे पूछा, स्नेहा क्या हुआ बेटा? पापा। उसने मुझे मोहित का नाम बताया। फिर मैंने ये बात उसकी माँ से भी कही, शिकायत की उसकी माँ से, और फिर मैंने डिसाइड किया कि इसे मारना ही होगा। कैसे मारा मोहित को? मैंने बहाने से उसे अपनी बेटी से मिलने के लिए बुलाया। मैंने उसे रास्ते भर में बहुत समझाने की कोशिश की, शायद वो मान जाए, पर मुझे पता लग गया था कि वो मानने वाला नहीं है। क्या हासिल हुआ उसे मारकर? तुम कानून की मदद ले सकते थे, किसी एनजीओ की मदद ले सकते थे, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेकर तुमने एक मां से उसका बेटा छीन लिया और अपनी खुद की बेटी से उसका बाप। बचपन से किशोर अवस्था में कदम रखना एक नेचुरल प्रोसेस है, और सिर्फ इंसान ही नहीं, इस संसार के हर जीव के साथ ऐसा ही होता है। शरीर और सोच दोनों में बदलाव आते हैं जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन अफसोस के इस संसार का सबसे समझदार जीव इंसान इसके बारे में चर्चा और बातचीत को एक हवा और शर्मनाक चीज बनाए हुए है, जबकि ये विषय भी परवरिश का ही एक हिस्सा है। हमें ये समझना चाहिए कि सवाल को दबाने से हल नहीं मिलते, गुस्से से कभी कोई मसला हल नहीं होता, बल्कि जिज्ञासा बढ़ती है। और अगर उस वक्त सही परवरिश और मार्गदर्शन ना मिले
तो यही हश्र होता है जो केशव और उसके परिवार के साथ हुआ। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।